देखिए लूज टक मैं नहीं करती, ये टीएमसी वालों से होता, आप पूछ लीजिए। और मैं अपना देश को रक्षा करूंगी, मैं अपना धर्म को रक्षा करूंगी, मैं कलमा नहीं पढ़ पाऊंगी। तो धर्म की लड़ाई में अगर बेटे का बलिदान देना पड़े तो देंगे आप? इस बार जो इलेक्शन होगा, सामने रंजन सिंह शर्मा है, तो गुस्सा आएगा आपको? आप और वो दोनों एक साथ एक समय में एक ही पार्टी में काम करते थे। मीडिया में भी उन्होंने बयान दिया है कि आपको माँ समान मानते हैं। तो आप क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? माँ के तौर पे उसको, बेटे को जिताएंगे? कॉपरेशन मिलता है आपको? ममता बनर्जी, हम नहीं बोलेंगे उनने उन्नयन नहीं किया, उन्हें उन्नयन किया है, बहुत उन्नयन किया है। एक चीज का उन्नयन किया है, दारू का उन्नयन किया है। दारू का दुकान, जगह जगह में दारू का दुकान है। ममता बनर्जी इस बार नहीं रहेगी, आप देखते रहिए आने वाले दिन में भाजपा आ रहे पश्चिम बंगाल में। नमस्कार, मैं हूं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय की खास पेशकश चाय चौपाल। आज हम हैं टी बार में, सेवक रोड स्थित टी बार, और जहां राजनीति होती है सीधे जमीन से। यहाँ उठते हैं राजनीति से जुड़े सवाल, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, और यहाँ पर इस चाय चौपाल में हमारे साथ आते हैं राजनेता, जनप्रतिनिधि। तो हम बता दें, आज हम मौजूद हैं डाबग्राम फुलबाड़ी की उसी जमीन पर जहां 2021 में एक बड़ा उलटफेर हुआ था, एक इतिहास रचा गया था। एक ऐसा चुनाव था जहां बीजेपी की उम्मीदवार, जिसे फायर ब्रांड माना जाता है, शिखा चटर्जी ने राज्य के दिग्गज मंत्री को 27,000 वोटों से हराकर इतिहास रचा था। लेकिन अब सवाल 2026 का है, क्या वो भरोसा अभी भी कायम है? क्या 5 सालों में वादे जमीन पर उतर पाए हैं, या जनता इस बार नया विकल्प तलाश रही है? क्योंकि इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। टीएमसी से रंजन सिंह शर्मा और सीपीआईएम से दिलीप सिंह मैदान में मौजूद हैं। तो क्या यह लड़ाई विकास की है या फिर राजनीति पहचान की? आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की उम्मीदवार, मौजूदा एमएलए, और जैसा मैंने कहा 70 वर्षीय शिखा चटर्जी। चलिए बिना वक्त गंवाए अब उनसे हम सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। नमस्कार शिखा जी। नमस्कार शिखा जी, सबसे पहले तो मेरी जो बातचीत का अंश होगा वह, उसमें मैं आपको बधाई दूंगा कि आपको बधाई है कि आपको उम्मीदवारी का दोबारा मौका मिला है इस डाबग्राम फुलबाड़ी क्षेत्र से, जहां आपने जीत हासिल की थी। क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर जो तीखी चर्चाएं चल रही थी कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं आपके भाजपा में, बहुत सारे लोग उम्मीदवारी के लिए दाव ठोक रहे हैं, उस दावेदारी के बीच में जब नाम अनाउंस होने वाला था, तो जैसे हम कहते हैं ना कि फिंगर क्रॉस करके आप बैठी थी, या आपको एकदम कंफर्म था कि आपको ही टिकट मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक पार्टी है, ये सोच समझकर एक निष्ठा से काम करते हैं जो कार्यकर्ता है। तो यहाँ चुना जाता है जो भाजपा के प्रति जो डेडिकेटेड है, उसी को चुना जाता है। मैं नहीं कर रही हूँ कि ये जो जो उम्मीदवार होने के लिए तैयार था वो सब भाजपा के, ये नहीं सब है, लेकिन चुनते हैं ऊपर से। मुझे ये ऐसा नहीं था, मैं तो भाई जिसको भी दे, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो लोटस है। मुझे एक ही चिंता है, जिसको देंगे ऊपर से उसी को जिताना है, सिर्फ लोटस को जिताना है। लोटस हमारे कैंडिडेट है, शिखा चटर्जी कैंडिडेट नहीं, हमारे कैंडिडेट लोटस है। ये लोटस को जिताना, और किसी को मिलता, जिसको भी मिलता, आपको भी मिलता, जरूर हम लोग जिताते। नहीं, आपको कितना भरोसा था, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपको भरोसा था या आप संशय में थी, घबराहट थी आपको? नहीं, मुझे एक ही भरोसा है। मैं काम कर रही हूँ, आज से नहीं, जितने दिन से यहाँ हूँ उसी दिन से काम कर रही हूँ। और मुझे पता है हिंदू लोग जितने हैं सब मिलके एक लोटस को जिताएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का हाथ में लोटस उठा देंगे, ये मुझे मालूम है। शिखा जी, आप डाबग्राम फुलबाड़ी में 2021 में पिछली बार अपने दिग्गज नेता को हराकर एक बड़ी जीत को दर्ज किया था। इस बार टीएमसी ने आपके सामने एक ऐसा मजबूत चेहरा लाया है जो
जिसको भी माने वो जो आपके सामने है रंजन सिंह शर्मा, उसको भी पहचान की मोहताज नहीं है वह चेहरा। और इस चुनौती से आप किस रणनीति से मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो आपको जानते भी हैं? देखिए, टीएमसी वालों को 15 साल से हर आदमी चिंता है, सब जानता है। टीएमसी के बारे में सबको पता है। टीएमसी में जो जो नेता है, जो जो जितने बड़े लोग हैं उसमें, टीएमसी का गुंडागर्दी सबको मालूम है। टीएमसी वाला वो तो छीन के वोट लेने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं वो मांगते हैं वोट, भाई हिंदुओं को जिताओ, भाई ये हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा करो, भाई भारतीय ये हमारे सार्वभौम को रक्षा करो। इसीलिए हम लोग उसी के लिए तैयार है। मैं तो कन्फर्म हूँ कि इस सीट में लोटस खिलेगा और कुछ नहीं आएगा। शिखा चटर्जी नहीं, कोई नहीं, नरेंद्र मोदी का लोटस, ये लोटस ही आएगा, कोई नहीं आएगा। अगर ममता बनर्जी यहाँ से खड़े हो, कुछ नहीं होगा, वो लोटस ही आएगा, आप देखते रहिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं अगर ममता बनर्जी भी इस सीट से खड़ी हो तब भी आप जी जीतेंगी? हाँ, मैं जोर से कह रही हूँ। आपके प्रतिद्वंदी जो है, कॉम्पिटिटर जो है रंजन सिंह शर्मा, जिसको मुख्य प्रतिद्वंदी माना जाए आज के दौर में, तो आप और वो दोनों एक साथ एक समय में एक ही पार्टी में काम करते थे, टीएमसी में। हाल ही में उन्होंने कहा है, कल ही उन्होंने हमारे ही प्रतिनिधि को कहा है और मीडिया में भी उन्होंने बयान दिया है कि आपको मान सम्मान मानते हैं, मां सम्मान मानते हैं, और वो जैसे ही सिलीगुड़ी आएंगे आपसे आशीर्वाद लेंगे। आप दोनों के बीच व्यक्तिगत नज़दीकी भी रही है, काफ़ी सालों तक आप लोग एक साथ रहे हैं। देखिए, हाँ, ऐसे में यह मुकाबला दिलचस्प और कड़ा होगा। आप क्या, अगर माँ की बात माने, वो आपके पास आएंगे आशीर्वाद लेने के, तो आप क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? माँ के तौर पे उसको, बेटे को जिताएंगे? देखिए, मैं ज़रूर आशीर्वाद दूंगी, आशीर्वाद देना ही है। मेरा लड़का है, लड़का अगर दूसरी जगह पे चले जाए, मैं चाहूँगी मेरा लड़का अच्छा रहे, मेरा लड़का खुश रहे। इस खुश रहने के लिए मैं उसे आशीर्वाद दूंगी जी, तुम धर्म को रक्षा करो, अधर्म को नाश करो, यही मैं कहूँगी। अधर्म का नाश हो, धर्म का प्रतिष्ठा हो, देश को रक्षा करो, मैं यही कहूँगी। कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएंगे आप? अरे कमज़ोर, मेरा देश पहले है ना, मेरा पति पहले है ना, मेरा बेटा पहले है ना, और कोई पहले है। मेरा देश पहले है, मेरा धर्म पहले है। मैं हिजाब पढ़ने नहीं सकूँगी, मैं कलमा नहीं पढ़ पाऊँगी, इसलिए मतलब धर्म की लड़ाई में अगर बेटे का बलिदान देना पड़े तो देंगे आप? जरूर। धर्म के आगे कोई नहीं है, देश के आगे कोई भी नहीं है। हम जो जिस पार्टी में हैं, इस पार्टी में धर्म देश पहले है, तो इसी में हम भी तैयार हैं। इसके लिए मैं अपना भी बलिदान कर सकती हूँ। हाल ही में गौतम देव जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आए थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था एक मंच से। उन्होंने कहा था कि वो हताश हो गए हैं, यहाँ से विकास भी किया उन्होंने, बहुत सारे 2 टर्म वो रहे, उन्होंने बहुत सारा काम किया, मगर जनता ने उनको नकार दिया, इसलिए वो सिलीगुड़ी लौट रहे हैं। और सिलीगुड़ी से इस बार उनको टिकट भी मिल चुका है उनकी दावेदारी का। गौतम देव वहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, इसका कारण आपको क्या लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे पूरी इस प्रकरण पर? देखिए, गौतम देव डर के मारे भाग गए यहाँ से। सुनिए, सिलीगुड़ी में भी हार जाएंगे, शंकर के पास वो हार जाएंगे, जरूर हार जाएंगे। तो यहाँ से वो काम किया है। देखिए, उनके हाथों में था उन्नयन दफ्तर, उनके हाथों में था एसडीए, पंचायत समिति, पंचायत, सब कुछ तो उन्हीं के हाथों में था। सीएम फंड भी उनके हाथों में था। वो काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे? वो क्या काम किया था? जितने दिन मैं वहाँ तक थी, उसी दिन का तक काम हुआ, उसके बाद एक भी काम नहीं हुआ। देखिए, ईस्टर्न बाईपास आपको मालूम है, ईस्टर्न बाईपास को जितना बत्ती थी, वो बत्ती को तोड़ा गया, ड्रेन बनाएंगे, लेकिन वो नाला तो बना लिया, ऐसा ही नाला बना जिसमें पानी नहीं जाता है, और बत्ती उखाड़ दिया, लेकिन बत्ती फिर नहीं बिठाया। मैंने पूछा था उस समय, जे आप जे इस बत्ती को उठा ले जा रहे हैं, कब तक इसको बिठाएंगे? तो बोले कि 3 महीने के अंदर बिठा देंगे। लेकिन ऐसी हुआ, आज इतना दिन बीत गए, बत्ती नहीं आई। कितना एक्सीडेंट चल रहा है, कितना झमेला चल रहा है उधर। हाँ, ये गौतम देव है। गौतम देव क्या उन्नयन किए हैं?
क्या उन्नयन किए? इन लोग उन्नयन करना जानता भी नहीं। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँगी उन्नयन के बारे में, जो बात आपने किया है, इसीलिए ठाकुर नगर जो फ्लाईओवर है, इसको फ्लाईओवर करने के लिए हमारे एमपी और मैं एक साथ लड़ाई की। हमारे एमपी ने पास करवाया दिल्ली से जो फ्लाईओवर 83 करोड़ 83 लाख पैसा। ये पूरा पैसा दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये 1.5 साल हो चुका है। इधर टेंडर भी हो गया उधर रेलों की तरफ से, लेकिन एक एनओसी का ज़रूरत था, आज भी नहीं हुआ। आज भी वो एनओसी नहीं दिया गया। एक ही कारण है, वो अगर काम होगा तो नरेंद्र मोदी का नाम होगा, वो अगर काम होगा तो अच्छा प्रशंसा करते रहेंगे आदमी लोग, इसीलिए नहीं हुआ। लेकिन मेरा पूछना है उन लोगों से, ये वहाँ से कि सिर्फ भाजपा ही चलेगा, सिर्फ शिखा चटर्जी चलेगी, और कौन चलेगा? टीएमसी नहीं चलेगा, वो सीपीएम नहीं चलेगा, कांग्रेस नहीं चलेगा। तो देखिए उन्नयन की चेहरा टीएमसी का क्या है, पहले देख लीजिए। ये आपने ये मेरे पास ये प्रश्न था, आपने इसका जवाब पहले दे दिया कि आपने एक कार्यक्रम में कहा था, ये आरोप लगाया था रेलवे के एक कार्यक्रम में कि राज्य सरकार बाधित कर रही है केंद्र की योजनाओं को। जी, आपने कहा था ये बात रेलवे के कार्यक्रम में। तो अब हम बात करते हैं सीपीआईएम के जो नेता है दिलीप सिंह, वो भी काफ़ी पहुंचे हुए नेता है, बहुत पुराने नेता है, वरिष्ठ नेताओं में एक है, और लगभग 4 टर्म मुझे लगता है कि उन्होंने इस इलाके में दिया है। वो भी इस बार चुनाव मैदान में है। क्या आपको लगता है कि उनकी मौजूदगी आपकी चुनौती बढ़ाएगी या आपको फ़ायदा देगी? देखिए दिलीप दास सीपीएम करते हैं बहुत दिनों से, मुझे मालूम है वो सीपीएम का एक निष्ठ नेता है। जरूर उनको अपना दल बचाने का उनका प्रयास है ये, लेकिन सीपीएम को आदमी फेंक दिया है। सीपीएम को कोई सुविधा नहीं होगा, इसमें हमारी सुविधा होगी, आपको ही फायदा मिलेगा जी, इससे। इसमें भाजपा को ही फायदा मिलेगा। आपको जो टिकट मिला है, आपने कहा वो माने आपके कारण मिला है, या आप कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को लाना है, सरकार को, अपना भाजपा को लाना है इसलिए? मगर मैं जानना चाहूँगा अंदरूनी बात, क्या आपको इस बार कैसे आपने कन्विंस किया, आपके कौन से ऐसे कार्य जिन्होंने कन्विंस किया उच्च स्तर को, ऊपर बैठे नेताओं को कि आपको टिकट दिया जाए? ऐसा कौन सा कार्य आपने किया? देखिए हमारे भाजपा में, या आपका प्लान क्या है जीतने का? देखिए भाजपा में कन्विंस नहीं किया जाता है। हमारे नेता लोग देखते हैं, पूरा दिन देखते हैं, 5 साल उन्हें ख्याल किया कौन क्या कर रहा है, इसी के ऊपर टिकट हुआ। टिकट इसमें सुपारिश नहीं चलता, टीएमसी वालों के माफी पैसा नहीं चलता। आप तो काल देखें ही है, खगेश्वर राय को निकाल दिया है, टिकट से बात किया है, तो वो तो आपने बता दिया उनका पार्टी के बारे में, तो पैसा से टिकट हुआ। तो हमारे भाजपा में ये सब नहीं होता, यहाँ निष्ठा से कम होता है। तो मतलब आपके पास कोई फिलहाल कोई वैसा कोई चुनावी रणनीतिक प्लान नहीं है कि आप कैसे आगे, आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए मुद्दा तो है, टीएमसी वाला राज चला रहा है, इसमें मुद्दा चाहिए आपको क्या? उन्नयन के लिए आप तो देख रहे हैं क्या उन्नयन चल रहा है इधर। नौकरी का देखिए, कोई नौकरी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी का भंडार दे रहा है। एक तो है वो भिक्षा दे रहा है लक्ष्मी का भंडार महिलाओं के लिए, वो 1500 रुपया किया है, लेकिन जिसको 1500 रुपया दिया जा रहा है उसका भी लड़का है, उसके घरों में लड़की है, उसका नौकरी नहीं है। वो जुबो भाता, जुबोश्री था नाम का, वो बंद हो गया था, लेकिन इलेक्शन के पहले उनको मालूम हुआ युवा समाज जो है इनको कैसे मेरे पास लाना है, इसके लिए जुबो साथी प्रकल्प दिया। जुबो साथी प्रकल्प का फॉर्म जो भरा रहा है उदाहरण, उसमें बीएड, एमएड, पीएचडी, एमएससी, एमकॉम, ये सब लड़का रहा जो हमारे घर के लड़का रहा जिसका नौकरी नहीं है। तो ये सब बहुत अच्छी बात है, टीएमसी वालों के लिए अच्छी बात है। तो टीएमसी वाले क्या सोच रहे हैं? ममता बनर्जी सोच रही है 1500 रुपया में उनका घर चलेगा।
पिता माता के दवा के लिए 1500 रुपया भी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में कोई वोट देगा उनको? चुनाव में कोई टीएमसी का वोट नहीं देगा। वो सब शिक्षित लड़का लड़की है, ये सब कुछ समझते हैं। हमारे फेसबुक में ये तो कमेंट करते हैं, इतना कमेंट करते हैं, आपको मालूम नहीं। ये सब बोलते हैं नौकरी कहाँ, नौकरी तो बेच के खाया है। हमारे घर से जो लड़का लड़की आप जानते हैं स्कूल के परीक्षा में दी थी और मेधावी स्टूडेंट था वो सब, वो कलकत्ता में अभी तक बैठा हुआ है। इसके लिए क्या किया? आज 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये पैसा लिया, आप देखिए वो 26,000 को निकाल दिया गया। टीएमसी वाला से पैसा लिया, टीएमसी वाला को नौकरी दिया और उसमें कितना गंदगी हुआ आपको मालूम है, आप तो जानते ही है। इसको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये है टीएमसी, कोई उन्नयन नहीं है। डीए, सरकारी कर्मचारी जो है, एक कर्मचारी लोग डीए मांगते हैं, ये अधिकार है उनका। ये अधिकार मांगना भी उधर मना है। डीए आपको चाहिए, ये तुम भो भो मत करो। कुत्ता के उसको कुत्ता बना दिया सरकारी कर्मचारी को। आज तक डीए नहीं दिया। जब निर्वाचन घोषणा हो गया उसके 50 या 95 मिनट पहले 25% डीए का घोषणा किया, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगा, इलेक्शन के बाद मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? इसका फंड कहाँ है? फंड तो सब खा लिया, ये अपना जेब में है फंड। कैसे इन लोगों को मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये मोदी जी सरकार अगर आए, सप्तम पे कमीशन होगा, जिसका जो पाने वाला जो है सबको दिया जाएगा। ICDS बोलिए, वो आशा बोलिए, सिविक पुलिस बोलिए, किसी को छांटाई नहीं किया जाएगा, सबको रखा जाएगा, सबको दिया जाएगा। तो उन्नयन कौन मांग रहा है? कौन आदमी मांग रहा है? जो जनता है ये मांग रहे हैं उन्नयन। ये मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। टीएमसी 15 साल में कुछ भी नहीं किया, कुछ उन्नयन नहीं किया। ममता बनर्जी से इधर से उधर एकदम नाचते रहती है और ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोलती है, एक संप्रदाय को वो लेके चलती है। वो यही तो उनकी बात है और कुछ नहीं। ममता बनर्जी इस बार नहीं रहेगी, आप देखते रहिए। आने वाले दिन में भाजपा आ रहे पश्चिम बंगाल में। आप फायर ब्रांड है और उसी तरह से आप बात भी कर रही हैं। मुझे एक चीज़ समझनी है, आपने जो कहा मैं मान लेता हूँ उस बातों को। एक पत्रकार के तौर पे हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो लोगों को ये जानना है कि आपने कहा कि नौकरी नहीं है, लोगों को 1500 रुपये दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा तबका है जो बेरोजगार है, आप मानते हैं इस बात को। तो अचानक से आप आकर, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है आपकी सरकार के पास कि अचानक से इतने सारे बेरोजगारों को आप भत्ता बंद करके आप उनको नौकरी दे पाएंगे? आपके पास ऐसा कोई ठोस प्लान है? कितने सालों में दे पाएंगे? मैं एक झलक आपको दे रही हूँ। मोदी जी डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाते, इधर नौकरी नहीं दे पा रहे, लेकिन उनके हाथों में जो है वो कर रहे हैं। देखिए वहाँ से रोजगार मेला इधर भी हुआ, उधर भी हुआ, इधर उधर तो चलता ही रहता है रोजगार मेला। ये लोगों का लड़का लड़के का नौकरी हो रहा है यहाँ से, हमारे जलपाईगुड़ी के। यहाँ से आप बाहर भेज रहे हैं? रोजगार मेला के से नौकरी हुआ है बहुत सारे लड़का लड़की का। कैसे हो रहा है? उनके हाथों में जो है वो कर रहे हैं। आने वाले दिन में मोदी जी करेंगे। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वेस्ट बंगाल में कहाँ इंडस्ट्री है? महिला के निरापत्ता कहाँ है? महिला के सेफ्टी नहीं है इधर। मुख्यमंत्री खुद बोलती है महिला लोग रात को मत निकालो घर से, घर में रहो। तो ये कैसी बात है? ये मुख्यमंत्री की बात है? अयोग्य है, अपदार्थ है। ये इनको रेजिग्नेशन देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। इन लोगों का कोई त्याग नहीं है। देह त्याग हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो इन लोगों का त्याग नहीं है, कोई त्याग नहीं है। ममता बनर्जी का ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास? चेहरा प्रधान मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? हम लोगों का, हमारे बैठे हैं। आप कभी सोचे थे जोगी जी आएंगे मुख्यमंत्री रूप से उत्तर प्रदेश में? नहीं, बट उनको प्रोजेक्ट तो किया गया था। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं हुआ। हमारे प्रोजेक्शन दिखाया गया था। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट नितिन नवीन, कभी सोचे थे आप? नहीं। ये भाजपा है,
किसको मिलेगा, किसको दिया जाएगा, कौन चला पाएगा, ये उन लोग निर्धारण करेंगे, वो लोग ठीक माने आप भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, जो भी इसमें कोई भी हो, किसी को भी चुन ये सकते हैं। ये नहीं लोटस बनेगा, नहीं वही कोई किसी को भी चुन आदमी सकते नहीं हैं बनेगा, वो लोटस अगर बनेगा। अगर हाँ, उनको आप लगा देखते कि रहिए। आप योग्य हैं तो आपको भी मुख्यमंत्री बना सकते जरूर, ये हमारे भाजपा है, वो सोचेंगे किसको बनाना है। हैं। अगर आप मंत्री बनते हैं जीत कर, तो पहला आपका क्या कार्य होगा? ये छोड़िए, वो जब टाइम आएगा तब जरूर बताऊंगी। नहीं सोच तो होगी आपकी कुछ नहीं, कि अगर नहीं, आप नहीं। मंत्री बन जाते हैं जीत कर। वो मंत्री के बारे में छोड़िए, पहले मेरा एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को प्रतिष्ठा करना, देश को रक्षा करना, धर्म को रक्षा करना। पहले ये करें, इसके बाद जो निर्णय लेंगे ऊपर से वही होगा। नहीं डाबग्राम फुलबाड़ी के लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि डाबग्राम फुलबाड़ी ने 2 बार मंत्री पाया है, तो अगर भाजपा जीतती है, सत्ता में आती है, तो आशा तो रहेगी कि आप मंत्री बने। आशा और इसमें अगर- आशा नहीं, अगर कोई अगर आशा आप नहीं। बन जाते हैं तो आपसे बहुत आशाएं रहेंगी, क्योंकि आप भी दूसरे टर्म्स में आएंगी, दूसरे टर्म में आएंगे। देखिए आप एक बात सोचिए, भाजपा ऐसी एक पार्टी है जो कुछ होने वाला है सोच समझ के रख दिया है भाजपा ने। कहाँ देने से, किसको देना है, किसको उधर संभालना है, सब कुछ को संभाल पाएगा, ये सब सोचना उन्हीं की बात है। सब हमारे भाजपा ने जरूर करेंगे। ठीक है, नहीं मैं इसलिए पर्सनली तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि हम भी सिलीगुड़ी और डाबग्राम से कनेक्टेड हैं, तो हमें भी आशा है कि हमें किसी भी पार्टी का हो लेकिन मंत्री मिलना चाहिए, क्योंकि सिलीगुड़ी में लगभग मुझे लगता है कई वर्षों से कई टर्म से कोई मंत्री नहीं मिला सिलीगुड़ी को या डाबग्राम को, तो ये एक आशा रहती है। देखिए वो तो ऊपर वाला सोचेंगे कि यहाँ देने से अच्छा होगा या बाहर देने से अच्छा होगा, सिलीगुड़ी देने से अच्छा होगा, ये उन लोगों की सोच है, ये हम लोगों का सोच नहीं। हम लोगों का एक ही सोच है, लोटस को प्रतिष्ठा करना। आपके अनुसार आप जो आपके क्षेत्र में 5 साल तक आप गई, किस तरह की अपेक्षाएं शिखा चटर्जी से हैं लोगों को? पर्सनली आपसे कैसा माने डिमांड करते हैं लोग, क्या चाहते हैं लोग? देखिए लोग तो डिमांड करते हैं बहुत सारे। देखिए रास्ता सभी जगह, एक एडेड 14 वार्ड है, उधर पीने वाला पानी नहीं है, लेकिन मोदी जी ये पीने वाला पानी के लिए बार बार बहुत सारे रुपया भेजते हैं, लेकिन वो रुपया कहाँ जाता है पता नहीं। पीने वाला पानी का पर्सन भी नहीं मिल रहा है। अमृत की बात कर रहे हैं, इधर भी नहीं, अमृत योजना की बात कर रहे हैं अमृत क्या? योजना इधर भी नहीं मिल रहा है, गांव में नहीं मिल रहा है। तो ये बात है, कहाँ उन्नयन किया है? रास्ता के बारे में देखिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए है, महिला को रक्षा करना, ये नहीं है। ये मोदी जी आएंगे तो होगा, नौकरी मिलेगा हम लोगों का महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रकल्प हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से शुरू करके जो सब्जी बेचती है वो महिला, उन लोगों के लिए भी ये है। लाडली बहन प्रकल्प है, ये तो बहुत सारे प्रकल्प है जो सबके लिए है, युवाओं के लिए है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए युवाओं के लिए सब कुछ है। मोदी जी करेंगे, मोदी जी आएंगे तो मोदी जी करेंगे। हम लोग तो पूरा देख रहे हैं कब मोदी जी आएंगे, कब इलेक्शन मिट जाए, कब हमारे सरकार बन जाए, कब पश्चिम बंगाल के उन्नयन शुरू हो। आपके इलाके में अगर चुनाव की बात करें और अगर चुनाव में जो आपके मतदाता हैं उनकी बात करें तो प्रतिशत किसका ज़्यादा है? राजवंशी या आप अल्पसंख्यकों का मानते हैं, किसका है ज़्यादा? जनरल का ज़्यादा है, जनरल का जनरल का ज़्यादा है, इसीलिए तो ये जनरल सीट है। जनरल सीट है और फैक्टर भी वही है, सबसे फैक्टर बड़ा। यही, यहाँ राजवंशी, जनरल, राष्ट्रवादी, मुस्लिम, हम लोग में फर्क नहीं है। हम लोग सब एक ही है, एक साथ काम करते हैं, एक साथ लड़ते हैं हम लोग। इधर वो बात नहीं है, कौन राजवंशी है, कौन क्या है, ये सब नहीं। मतलब आप अल्पसंख्यक भी आपको मतलब भरोसा करते हैं जरूर। आपके इलाके में, आपका कहना यही है। जलपाईगुड़ी के सांसद भी आपके दल के हैं, आपको
अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनसे कितना सहयोग मिलता है? हाँ हाँ, वो तो सारे करते ही हैं, लेकिन उनको तो काम करने नहीं देते ना। जो विरोधी है, जो भाजपा के एमपी है, जो भाजपा के एमएलए है, इन लोगों को काम नहीं करने दिया जाएगा। ये तृणमूल का प्लान है। काम नहीं करते देते ये लोग। कहीं भी आप जहाँ भी काम करने जाएंगे, आपको रोका जाएगा। कोई विशेष ऐसा कार्य है जिसको रोका गया है जो जनहित में था? ऐसा कोई कार्य का उल्लेख कर सकते हैं आप? देखिए, जितना काम है फांड तो एमएलए, मैं मेरी बात बोल रही हूँ। जो एमएलए का फांड पहले मिलता था 60 लाख, अब मिलता है 70 लाख। ये 70 लाख से एक रास्ता भी नहीं होगा, आपको मालूम है। ये 70 लाख जो रुपया है, इसमें जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं हम, छोटा छोटा काम किए हैं, रास्ते के काम किए हैं, कोई आपको कलभाट के काम किए हैं, ये सब जो किया है, ये भी रोक दिया जा रहा है डीएम से। डीएम साइन नहीं करते। हमारे पैसा भी पड़ा हुआ है उधर, अभी तक साइन नहीं हुआ। हाँ, उधर जब जाते हैं अधिकारिक लोग जो हैं, वो बोलते हैं हाँ अब SIR के काम में व्यस्त हूँ, अब नहीं होगा, बाद में होगा। मैं तो गई थी डीएम के पास भेंट करने 2 हफ्ते पहले। इलेक्शन ये नहीं हुआ, घोषणा नहीं हुआ था उस टाइम में। डीएम भेंट भी नहीं किया। बार बार यही देख रही हूँ, अरे ये इतना डर क्या, इतना डर क्या, क्यों काम करने नहीं देगा? ये तो बहुत मुश्किल है काम करना इधर। लेकिन इसीलिए इतना छोटा पैसा है, उसमें भी ये लोग काम करने नहीं देते। एमपी को काम भी करने नहीं देते, सबको रोकते हैं ये लोग। लेकिन आने वाले दिन में हम लोग काम करेंगे, जमा के काम करेंगे इधर। धन्यवाद। अच्छा, लोगों के बीच एक बहुत बुरी धारणा बनी हुई है, या बुरी कहूँ, या फिर मान लीजिए कि आपके प्रति एक स्ट्रॉन्ग धारणा बनी हुई है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आप इस पर क्या कहेंगे, क्यों आता है गुस्सा इतना? देखिए, गुस्सा कब आता है? आप जब किसी का ज़मीन छीनेंगे, आप पर मुझे गुस्सा होगा। जब ज़मीन छीनेंगे, आपका घर है, रजिस्ट्री करने वाला घर है, तब मुझे गुस्सा आता है। आप एक मंदिर को बेच खाएंगे, मेरा गुस्सा आता है। आप नदी को बेच देंगे, मुझे गुस्सा आता है। नदी को घुमा देंगे, आप घुमा के वहाँ जो पुल रहेगा, वो पुल को आप उठा लेंगे, मुझे गुस्सा आएगा। मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, मेरा गुस्सा देख रहे हैं आप? नहीं, जनता से पूछिए आप। मेरा नहीं कहना, ये लोगों ना, की धारणा बनी हुई है। ये धारणा नहीं, ये टीएमसी वालों का धारणा है। ये होना ही चाहिए। मैं टीएमसी वालों को ये धारणा देना चाहती हूँ कि मैं गुस्से में रहती हूँ जब तुम लोग ये गलत काम करते हो। तुम लोगों के रोकने के विरोध में मैं हूँ। उनको रोकने के लिए आपका गुस्सा है ये? जरूर। तो इस बार जो इलेक्शन होगा, सामने रंजन सिंह शर्मा है, तो गुस्सा आएगा आपको उसको? क्यों? देखिए, मैं भाजपा के सैनिक हूँ। भाषाई संयम रहेगा दोनों तरफ से, क्योंकि आप लोगों में एक किसको आत्मीय रिश्ता क्या भी है। रहे, किसको क्या रहे वो नहीं, मैं देश को रक्षा करूंगी। होगा। देखिए, लूज टक मैं नहीं करती, कभी नहीं करती। लूज टक मुझसे नहीं होता, ये टीएमसी वालों से होता। आप पूछ लीजिए। और मैं अपना देश को रक्षा करूंगी, मैं अपना धर्म को रक्षा करूंगी। इस लड़ाई धर्म का लड़ाई है, इस लड़ाई देश को रक्षा करने की लड़ाई है। तो मतलब अगर उधर से लूज टॉक हुआ तो आप जरूर करेंगे लूज टॉक? लूज टक मैं कभी नहीं करती, कभी नहीं करती। मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है जरूर। इस बार टीएमसी वालों से जब लड़ाई होती है, वो तो इंटरेस्टिंग होती है। गौतम देव जब थे उस टाइम भी इंटरेस्टिंग ही हुआ था, इस बार भी इंटरेस्टिंग हो। टीएमसी वाला जहाँ से खड़े होंगे, वो इस बार ऐसी हाल है, सभी जगह में हारेंगे वो। लोगों के बीच एक और चर्चा है, जो अब आप इसे मान सकते हैं विरोधी कह रहे हो या जो भी कर रहे हो, जनता आपके ही इलाके की है। वहाँ से कुछ ऐसा चर्चा सुनने मिला था कि आप दिखती नहीं है, बहुत कम दिखती है, माने कुछ बड़े बड़े मुद्दों पर ही दिखती है, वरना आप दिखती नहीं है वहाँ पर, आप जाती नहीं है लोगों के पास। या सच्चाई है या क्या है? टीएमसी वालों तो वो उनका मुद्दा भी नहीं है, क्या बोलेंगे वो लोग? उसका मुद्दा अगर होना चाहिए था, भाई सिका चरा जी ये किया है, ये चोरी किया है, भाई इतना गद्दारी किया है, ये किया है, ये तो कोई नहीं, आप पर कोई इस तरह का कोई आरोप कुछ नहीं है। आरोप कोई नहीं है, क्या नहीं। बोलेंगे? वो एक ही बात बोलेंगे, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, ये बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे?
हम तो घूमते रहते हैं यहाँ से, आपके जहाँ बैठे हुए हैं इधर से दिन में तो 1-2 बार तो घूमते ही रहते हैं। आप एक टीचर रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं प्राइमरी स्कूल के। जी। आपके इलाके में शिक्षा का क्या हाल है? बहुत ख़राब है। मैंने पूछा था, मैं पूछी थी वो इसमें विधानसभा में ब्रात्य बसु को, जो हमारे उधर एक जूनियर हाई स्कूल था, शांतिनगर जूनियर हाई स्कूल, बहुत मेहनत करके उसको बनाया गया था, लेकिन वो बंद क्यों हुआ? मंत्री ने मुझे जवाब दिया, मुझे तो मालूम नहीं, मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन आज तक उसके बाद 2-3 बार हाउस बैठा, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया, वो बंद कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूल का हाल कितना ख़राब है, देखिए उन लोगों में स्टूडेंट नहीं है, सब जरा है। जो घर में लोगों का बर्तन मलता है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए इंग्लिश मीडियम में जाता है। तो आप तो देखते हैं पढ़ाई का हाल टीएमसी ने कहाँ ले गया है। आपने विधानसभा में मुख्य रूप से कोई मुद्दा उठाया था? आपके टेन्योर में आपने कोई मुख्य मुद्दा उठाया जो बड़ा मुद्दा है, जिस पर कुछ कार्य हुआ या नहीं हुआ, ऐसा कोई? मैं तो बहुत कुछ उठाया। मैं तो बांध के बारे में उठाया, बांध के बारे में उठाया। मानस भैया ने मुझे बोला, आशीगढ़ वो जो ये है नदी है, उस नदी के बांध के लिए अंगाड़ी छोड़ा, बहुत सारे आदमी नदी के पार बैठे हुए हैं। वो टीएमसी वालों ने बिठाया, पैसा लेके बिठाया, नदी को तो इतना छोटा कर दिया, नाला की माफी। वो मैंने बताया, आप अगर ये बांध बना दे वो लोग अच्छे रहेंगे। साऊ नदी जो है, साऊ नदी में बांध का बहुत ज़रूरी है। वो बांध बनाने के लिए मैंने बहुत बार अपील किया, लेकिन मानस भैया मुझे बोला, मैं जब जाऊंगा तुम्हारे उधर तो तुमको मैं बुला लूँगा। लेकिन इधर आया, गौतम देव से कहा गया, गौतम देव को लेके पता ही नहीं, मुझे बुलाया नहीं। वो पत्र भी मेरे पास है, मैं दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन कुछ भी नहीं काम किया। मैं तो बहुत चीज़ के बारे में बोला, महानंदा इधर ब्रिज, ये ब्रिज में मुझे दिया हुआ है, मैं मैं तो सतपाल जी के पास भी दिया हुआ है, उन्हें एश्योर किया ये ज़रूर हो जाएगा तुम्हारा। इसी तरह बहुत सारे काम मैंने दिया है, रास्ता, रोड का काम और सबको पानी का काम, बत्ती का काम बहुत सारे दिया। एक शमशान फुलवाड़ी में दिया था मैं, वो फुलवाड़ी सैंक्शन नहीं किया। ये ऐसे ही चलते रहता है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं देने वाला, ये लोग कुछ नहीं करने देगा। आने वाले दिन में 26 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आ रहा है और इसके बाद सब काम पूरी होगा। हेल्थ सेक्टर में कुछ करने का प्लान है? क्योंकि डाबग्राम फुलवाड़ी क्षेत्र में फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं है हेल्थ सेक्टर को लेकर। अगर करें बात तो लाइक कोई हॉस्पिटल इस तरह का, जैसे नॉर्थ बंगाल हमारे एमपी ने इधर हॉस्पिटल करने के लिए तैयार भी हो गए हैं, बात भी हो गया है, उधर जमीन रेडी हो रहा है, इधर एम्स बनेगा हमारे जरूर डाबग्राम फुलवाड़ी इलाके में। देखिए स्टेशन अमृत भारत जो है वो स्टेशन बन रहा है, कितना बड़ा विश्वमान का स्टेशन बन रहा है। कौन बना रहे हैं? मोदी जी। जगह जगह मोदी जी काम कर रहे हैं। देखिए रेलवे का जमीन जिधर जिधर है उधर हम काम कर रहे हैं। देखिए 332 से आपको स्टेशन तक एक रास्ता बहुत ख़राब हो गया था, वो रास्ता बन रहा है। एक अंडरपास अंबिका नगर में, वो रेलवे के अंडर में है, वो बन रहा है। वहीं से एक रास्ता भालवासा मोड़ जो है वहीं तक जा रहा है, बहुत ख़राब हाल है, वो बन रहा है रेलवे के पैसा से। ये ममता बनर्जी नहीं बना रही है, ये सब काम चल रहा है। देखिए हाईवे जो बना दिया है मोदी जी ने, आज आदमी देख रहा है। वहाँ कभी कभी ममता बनर्जी के मुंह भी उधर लपटाया जाता है, वो हम भी जानते हैं। ये ममता बनर्जी का सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं और ममता बनर्जी का एक थोपड़ा लेके उधर बिठा देता है कि भाई ममता बनर्जी का काम है। ये नहीं है, ये सब नहीं चलेगा, सब समझ गए हैं। आखिरी सवाल, आखिरी बातचीत का दौर है। आपको प्रशासनिक स्तर पे क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके इलाके में क्या है? बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ऑपरेशन मिलता है आपको? कुछ नहीं। देखिए ड्रग चलता है,
इधर दारू का दुकान। देखिए ममता बनर्जी, हम नहीं बोलेंगे उनने उन्नयन नहीं किया, उन्हें उन्नयन किया है, बहुत उन्नयन किया है। एक चीज का उन्नयन किया है, दारू का उन्नयन किया है। दारू का दुकान, जगह जगह में दारू का दुकान है, यही उन्नयन किया है। भाई तुम लोग दारू पियो, अपने सोए रहो इधर, बहू को पिटाई करो, पैसा जो है सब लेके दारू के दुकान में दे दो, यही तो उन्नयन चल रहा है ममता बनर्जी का उन्नयन। तो आपकी सरकार आएगी तो क्या दारू बंद कर देंगे? देखिए दारू जो रहेगा सिस्टमेटिक वे में जो चलेगा वही रहेगा। था तो दारू का दुकान एक था ईस्टर्न बाईपास जैसे में। बिहार में बंद कर दिया है उस तरह देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं। ये ममता बनर्जी ये बोलता है कि ये खाना भी बंद कर देगा, मछली बंद कर देगा, मांस बंद कर देगा, ये सब गलत बात है। जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तब ये सब बोलती है ममता बनर्जी। ये दारू का दुकान एक दो तो रहना चाहिए। वो तो देखिए ठाकुर नगर में आज से नहीं है, एक ही था, लेकिन आज 6 दुकान कैसे बन गया? ये इससे भी ज़्यादा वो पाउच चल रहा है, क्या बोलता है उसको, देसी दारू जो है। हाँ वो सब चल रहा है। भाई देदार पियो तुम लोग। इस बार होली के दिन में भी दुकान खुला था, होली के दिन में भी दुकान खुला था। तो कैसी सरकार है? और एक दारू और एक लटरी, ये दोनों ही चलते रहता है ममता बनर्जी के उन्नयन, और कहीं उन्नयन नहीं। धन्यवाद। हमने काफ़ी बातचीत की आपसे। कुछ लोग भी हैं, शायद आपके इलाके के ही लोग हैं। अगर कोई सवाल कोई है, आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर है तो हमने शिखा जी से बहुत सारी बातें की हैं। और यहाँ चाय की चौपाल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो शायद इनके इलाके के ही लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी प्रश्न करना चाहता है तो आप शिखा जी से अपना नाम बताकर आप प्रश्न कर सकते हैं। शिखा जी, मैं गौरी प्रसाद शर्मा खोलाचंद फाफड़ी से हूँ। खोलाचंद फाफड़ी तो आप कभी कभी तो जाती है, लेकिन भीड़ तो उतना होता नहीं है। आप फट करके जाते हैं, फट करके आते हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं 5 साल में कोई भी काम खोलाचंद फाफड़ी में नहीं हुआ है। आप जीतने के बाद एक तो छोटा सा रास्ता हुआ, 10 फुट का रास्ता, उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक। इसके बारे में क्या बोलना चाहती है आप? पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ज़्यादा उम्र के हैं, मैं आपको बोलूँगी जी, देखिए मेरा फांड तो सिर्फ 60 लाख रुपया था, अब तो 70 लाख रुपया। उतना छोटा रास्ता के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाती। आप तो जानते हैं सभी जगह में इतना बड़ा इलाका है, यहाँ एक छोटा रास्ता, वहाँ एक छोटा रास्ता, ऐसे ही चलता है, कुछ नहीं कर पाए। आने वाले दिन है जो भाजपा, आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग सोचिए भाजपा को कैसे लाया जाए। भाजपा को लाइए और मोदी जी का जो चिंतन है, इधर मोदी जी का काम करने का चिंतन है, ये चिंतन को काम में लगाइए, यही आप लोगों से मैं मांगती हूँ। ठीक है, आगामी दिन में सोचेंगे। अभी तो 15 साल में तो क्या क्या हुआ वो तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अभी फिर क्या होने वाला है वो भी थोड़ा बहुत तो मन में आ ही जाता है। और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इतने बोल के मेरा एक क्वेश्चन है। मैं 42 नंबर वार्ड से हूँ और 42 नंबर वार्ड में करीब 640 परिवार जो भेज ज़मीन में 30 साल से बसाबस कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरा भी घर भेज लैंड में ही है और मैं भी 30 साल से रह रहा हूँ। मेरे जैसे 640 परिवार है। इसके ऊपर हम लोग के वार्ड में टीएमसी सीपीएम दोनों पार्टी राजनीति किया कि हम लोग भेज का पट्टा देंगे। 30 साल हो चुका है, मगर अभी इलेक्शन के समय में टीएमसी के लोग प्रचार भी कर रहे हैं कि अगर भाजपा का सरकार आया तो आप लोग का घर तोड़ दिया जाएगा। इस तरह एक प्रचार सुनने को हम लोग को मिल रहा है। तो मैं दीदी से चाहूँगा कि क्या हम लोग का यह समस्या इस इलेक्शन में अगर सरकार बनता है तो सॉल्व हो जाएगा, यही मेरा क्वेश्चन है। मैंने ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इनके पास जा रहे हैं टीएमसी वाले, वो बोल रहे हैं कि आपका जो वेस्ट लैंड में है, आप अगर सरकार भाजपा की आती है तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। यह लोगों से सुनने को मिला है कहीं कहीं जगह। देखिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपको अभय दे रही हूँ मैं। भाजपा सरकार अगर आए, अगर नहीं
आ रहा है भाजपा सरकार, भाजपा सरकार आ रहा है। जितना खास जमीन में बैठे हुए हैं आदमी सबको पट्टा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि सबको पट्टा मिले, सबका घर मिले, सबका माथे पे अपना छत मिले, ये मांग रहे हैं। सबके घर में पानी मिले, ये नरेंद्र मोदी का चिंता है। आप चिंता मत कीजिए, ये सब गलत बात बोल रहे हैं। ये सब ये आप लोग जो बोल रहे हैं, आपके आसपास में अड़ोस पड़ोस में आप बताइए जाके, आप लोग ज़मीन में जिस ज़मीन में बैठे हुए हैं, आने वाले दिन में आप लोगों का पट्टा मिल रहा है। मेरा नाम हीरा राय है। मैं दीदी इस बार आशा करता हूँ जीत के आए। और एक दीदी से प्रश्न है कि मेरा कि जो हम लोग का डंपिंग ग्राउंड है, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। रात के समय में देखिएगा पूरा स्मॉग भर जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारे स्कूलें हैं, 4-5 स्कूल है, तो बच्चे लोग को भी असुविधा होता है। तो दीदी से मैं ये आशा करता हूँ और मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि अगर दीदी आती है और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये क्या समस्या समाधान हो जाएगा? हाँ, मैंने सुन लिया है। एक खास प्रश्न बहुत अच्छा है आपने जो प्रश्न किया है। ये प्रश्न मेरा भी है। मैं आपके सामने बैठे हूँ, लेकिन ये प्रश्न मेरा भी है। मैं अपने ये डंपिंग ग्राउंड लेके माने 1, 2, 3, 4 बार कॉर्पोरेशन में गई थी। बार बार मैंने आंदोलन भी किया उधर। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आप लोग यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाएं, ठीक है बना लिया, आपका ज़मीन है आप बनाएं। लेकिन उधर जो आप लोग का जो महल बिठा दिया उधर, उन आदमी के बारे में आप लोग नहीं सोचा। सिर्फ पैसा ले लिया और इन लोगों का उधर ज़मीन दे दिया आप लोग। तो ज़मीन दे के इन लोगों को बिठा के इतना परेशान कर रहे हैं आप लोग। इसका कोई खास कोई चिंता आप लोगों में नहीं है। हम ये मुद्दा लेके कॉर्पोरेशन में बहुत बार गए, बहुत बार आंदोलन किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात होते होते एकदम इतना धुआं होता है, एकदम अंधेरा हो जाता है। उधर जो रहते हैं उसका सफोकेशन होता है। जो उधर बैठे हुए हैं उधर वो बस्ती में वो डंपिंग ग्राउंड से पानी गिर के उधर जाता है। वो पानी गंदा पानी है, उससे स्वास्थ्य का बहुत क्षति होता है। तो ये चल रहा है। लेकिन और एक बात सुनिए, ये डंपिंग ग्राउंड है, इसके बगल में डाबग्राम 2 अंचल पंचायत है। वो पंचायत का गंदगी यहाँ फेंकने नहीं देता, लेकिन इधर सिक्किम से आके, बाहर से आके गंदा इधर फेंकता है। पूरा सिलीगुड़ी का गंदा इधर फेंका जाता है। और इधर जो हम लोग जो है आपके इधर भी एकदम अंधेरा हो जाता है शाम को कभी कभी। और इतना गंदा, इतना महकता है, वो बहुत ख़राब चीज़ है। ये ज़रूर हम लोग आएंगे तो ये इसको यहाँ से हटाएंगे। मैं मेयर से प्रश्न किया था, मेयर बोल रहे हैं वहाँ गुलाब का खुशबू आएगा, वहाँ फूल लगाया जाएगा। लेकिन वो आप जाके देखिए, आप लोग तो संवादिक हैं, आप लोग जाके देखिए तो क्या हाल है वहाँ का। उधर वाला जो बैठे हुए हैं उन लोगों का हाल क्या है। आज तक कोई समाधान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रास्ते में पूरा गंदगी फेंका हुआ है। इसका जरूर समाधान होना चाहिए। आने वाले दिन में भाजपा ये समाधान जरूर करेगा। आप धैर्य रखिए। धन्यवाद। बस अब हम इस चर्चा को विराम देने वाले हैं। बस एक आखिरी प्रश्न है। अभी टीएमसी सरकार, राज्य सरकार आरोप लगा रही है कि अभी एसआईआर विचाराधीन है, यानी कि एडजुडिकेशन के स्टेज पर है। बावजूद उसके चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। तो यह, इस पर आप क्या कहेंगे? यह उनको लगता है कि यह न्याय के हिसाब से नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बातें निर्वाचन कमीशन जो आरोप लगा रहा है, टीएमसी निर्वाचन कमीशन भाजपा के बातों से चलता है। लेकिन इनको समझना चाहिए था, ये अंबेडकर जी का रचना किया हुआ संविधान की एक ये है, संविधान में है एसआईआर होगा।
एसआईआर का मतलब है वोटर लिस्ट का छानबीन किया जाता है। जो मरा हुआ है आदमी जिसका नाम है 15 बरस से यहाँ नाम है, जो यहाँ से सीट करके बाहर चला गया उसका नाम है, ये सब नाम काटने के लिए है। तो ये लोग ऐसा काम किया, जो यहाँ हिंदू लोग बैठे हुए हैं चुन चुन के उन लोगों का नाम काट दिया गया है। जो भाजपा लोग हैं उन लोगों का नाम काट दिया गया है। जो हमारे मंडल का प्रेसिडेंट है उसका नाम कटा गया है। जो हमारे जीएस है उसका नाम कटा गया है। ये चुन चुन के किया है। कौन किया है? ये बीएलओ ने किया है। बीएलओ किसका है? ये ममता बनर्जी का बीएलओ है। ये आधिकारिक किसका था? ममता बनर्जी का था। डीएम किसका है? ममता बनर्जी के है। इन लोगों ने चुन चुन के भाजपा का हाल खराब करने के लिए किया है। लेकिन आदमी सब कुछ समझता है। ये लोग जो बाहर से आए हुए हैं, बांग्लादेश से जो हिंदू लोग आए हुए हैं, इन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, ये बोल रही है ममता बनर्जी। लेकिन ये लोग शरणार्थी है हमारे लिए, मोदी जी के लिए। मोदी जी इन लोगों के लिए नागरिकत्व तो प्रदान करेंगे आने वाले दिन में। इसमें सीएए होगा। सीएए माध्यम से कुछ आदमी को दिया गया है, वो काम चल रहा है अभी भी, आने वाले दिन में होगा, इसमें नहीं होगा। और जो विचाराधीन है हाँ, उनका भी काम होगा, उनका भी हियरिंग होगा। तो इलेक्शन मतदान से पहले हो जाएगा? जरूर मतदान से, ये तो मुझे ये नहीं होने वाला है लोगों काम। की यही एक शंका है कि नहीं, मतदान से देखिए, पहले अगर नहीं हुआ तो बाद चले जाएंगे, जैसे बोला गया था एक भी वोटर बाद नहीं जाएगा, देखिए जेन्युइन ये वोटर। तो ममता बनर्जी यही तो मांग रही थी। ममता बनर्जी कुछ किया, जो किया पहले ये बोल रही थी, ममता बनर्जी बोल रही थी एसआईआर नहीं करने दूंगी मैं। लेकिन ये एसआईआर तो संविधान के ये से हुआ है, तो ये तो रोक नहीं पाई ममता बनर्जी। इसीलिए ये ममता बनर्जी अपना आदमी को लगा दिया। ये ममता बनर्जी अपना जो है वो सब, जो उनका प्रोजेक्ट का जो आदमी है वो सब लगा दिया इधर। हाँ, वो इसको लगा के ऐसा आपको ये है जो बीएलओ, ये बीएलओ लगा के ये सब काम किया। डीएम को लगा के काम किया। डीएम डायरेक्ट ने बताया भाई हिंदू लोगों का नाम काट दो, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। ममता बनर्जी ने निर्देश दिया। तो एक तो मैं तो देखी थी ये मोबाइल से, ये तो चल रहा है। लेकिन ये नहीं होगा। हिंदू लोग जो है, हम लोग अपील करते हैं, जो बैठे हुए हैं भाजपा हो या टीएमसी हो, जिसका नाम कटा गया है सबका नाम उठ जाएगा। सिर्फ नाम कटा जाएगा ही ये हम लोगों की मांग है। वो है रोहिंग्या वाला जो म्यांमार से आया है, म्यांमार से जाके कक्स बाजार में कुछ दिन बैठा, उधर कुछ बंगला बोलने सीखा और पार होके, नदी पार होके इधर चला आया। वही रोहिंग्या, वो इधर राष्ट्रवादी जो मुस्लिम है उन लोगों का छीन के खा रहा है, उन लोगों का नकली खा रहा है, उन लोगों का रेशन खा रहा है, उन लोगों का भत्ता खा रहा है, सब कुछ खा रहा है ये लोग। ये हिंदुओं का खा रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है। और इलेक्शन के समय ममता बनर्जी इसको काम में लाता है और लूट करो, वोट लूट करो ये करती है। तो ये नहीं चलेगा। आने वाले दिन में ये एसआईआर होगा। और जो आप लोग तो देखे हैं गुलशन बस्ती में कितना निकाल गया। ममता बनर्जी उन लोगों को फिर भी बताए हैं आप लोग ठहरिए, मैं आऊँगी, मैं आके आप लोगों का नाम यहाँ रखेंगे हम। तो नहीं, ये नहीं होगा। भाजपा आ रहा है, ये रोहिंग्या वाला नहीं घुस पाएगा, ये नहीं बोला। धन्यवाद शिखा दी, आपके साथ बातचीत की। मैं चाहता हूँ अगर संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को सीधे तौर पे कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं एक संदेश दूंगा, मुझे सबको यही बताना है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों, हिंदू लोगों और मुसलमान राष्ट्रवादी सबको बता रही हूँ कि आप लोग नरेंद्र मोदी जी के एक बार सहयोग दें, आप काम करने दीजिए। आने वाले दिन में उन्नयन के चेहरे आप देखते रहिए। जैसे बिहार, उड़ीसा और आसाम में चल रहा है, उसी तरह हमारे पश्चिम बंगाल में उन्नयन होगा। आप लोग इसीलिए लोटस को लाइए, क्षमता में लाइए लोटस को, यही मांग है मेरी। यह अंतिम बात मैं बोली हूँ, मैं इसलिए बोल के विराम लेती हूँ। धन्यवाद शिखा दी। तो दर्शकों, आप ये देख रहे थे आज की जो खास चर्चा थी चाय चौपाल में, यह थी डाकग्राम फुलबाड़ी क्षेत्र से
यहाँ सेवक रोड स्थित टी बार से आज हमने यह चर्चा का कार्यक्रम जो आयोजन किया था। इसके अंदर शिखा चटर्जी जो कि फायर ब्रांड के रूप में मानी जाती है, टीएमसी से 2017 में आपने शिफ्ट किया था, उसके बाद 2021 में आपने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज कर कर आप दोबारा उम्मीदवार बनी हैं। तो इनके साथ हम बातचीत कर रहे थे और इन्होंने काफ़ी बेबाकी से हमारी बातों का जवाब दिया है और इन्होंने अपने इलाके के लोगों को भी इन्हें दोबारा जिताने की अपील की है। अब देखना यह है कि जो चुनाव है उस चुनाव के बाद क्या नतीजे आते हैं और कौन जीतता है कौन हारता है, यह तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। हमारी चर्चाएं ऐसे ही जारी रहेगी क्योंकि चुनावी मौसम आ चुका है और चुनाव के मौसम में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है नेताओं की, उम्मीदवारों की, तो हम उसी को कोशिश कर रहे हैं आपके सामने लाने की। तो ऐसे ही आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।